नमस्कार दोस्तों, जीके की पोटली में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं संविधान की सूचियों की। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो वन बाय वन करके हम एक एक अनुसूची के बारे में अध्ययन करते हैं। तो बात करते हैं पहली अनुसूची की। तो पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? राज्यों के नाम, उनकी सीमाएं तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम तथा उनके न्यायिक क्षेत्र। तो पहली अनुसूची की बात करें तो पहली अनुसूची में राज्यों के नाम, उनकी सीमाएं, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम तथा उनके न्यायिक क्षेत्र दिए गए हैं। बात करते हैं दूसरी अनुसूची की। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्तों, सुविधाओं तथा परिलब्धियों के बारे में बताया गया है। तो दूसरी अनुसूची की बात करें तो उसमें वेतन, भत्तों और सुविधाओं के बारे में बताया गया है। लेकिन किन लोगों के वेतन भत्तों की बात यहाँ पे की जा रही है तो उनकी बात करते हैं। भारत का राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। इन सभी व्यक्तियों के वेतन, भत्तों, सुविधाओं और परिलब्धियों की बात अनुसूची 2 में की गई है। बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। तो तीसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञान, यानी कि जो भी शपथ ली जाती है उसके बारे में बताया गया है तीसरी अनुसूची में। तो किन व्यक्तियों के बारे में बताया गया है शपथ के बारे में? तो देखते हैं हम। संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, राज्य सरकार के मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडलों के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इन सब के शपथ के बारे में बताया गया है अनुसूची 3 में। लेकिन दोस्तों, आपने एक चीज़ नोट की होगी, तो अनुसूची 2 और 3 में आपने ये अंतर देखा होगा कि भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल, जिनके वेतन, भत्ते और सुविधाओं की बात हमने अनुसूची 2 में की थी, लेकिन अनुसूची 3 में भारत के राज्यपाल और राष्ट्रपति के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। क्यों नहीं बताया गया है? क्योंकि राज्यपाल और राष्ट्रपति, इनके पर्टिकुलर अनुच्छेद बने हुए हैं, जिनकी बात हम जब राज्यपाल और राष्ट्रपति पढ़ेंगे जब करेंगे, इसलिए उनके शपथ की बात अनुसूची 3 में नहीं की गई है। अब बात करते हैं चौथी अनुसूची की। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। मीन्स राज्यसभा में जो सीटें होती है उनके बारे में बताया गया है चौथी अनुसूची में। बात करते हैं पांचवी अनुसूची की। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। देखो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण अनुसूची है 5 अनुसूची, क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिनका संबंध कहीं ना कहीं इसी 5वीं अनुसूची से होता है। या हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो 5वीं अनुसूची को ध्यान में रखकर हम काफ़ी क्वेश्चंस के उत्तर दे सकते हैं, 5वीं अनुसूची का वर्णन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं अनुसूची 6 की। तो अनुसूची 6 में क्या है? जो 4 राज्य अनुसूची 5 में सम्मिलित नहीं किए गए थे, उन 4 राज्यों को अलग से सम्मिलित किया गया है, जिनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। उन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में अनुसूची 6 में बताया गया है। फिर बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन बताया गया है कि जो संघ सूची है जिस पे केंद्र नियम बनाता है, राज्य सूची है जिस पे राज्य नियम बनाता है, और समवर्ती सूची जिसमें संघ व राज्य दोनों, मतलब केंद्र और राज्य सरकार दोनों नियम बना सकती है, वो है आपकी 7वीं अनुसूची, समवर्ती सूची। फिर बात करते हैं हम 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। मूल संविधान में हमारे 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में बात करें तो 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं हम 9वीं अनुसूची की। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जिसके तहत भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रथा की समाप्ति को लागू किया गया था। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों
इसमें एक और नियम जोड़ा गया कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रखे गए विषयों की न्यायालय के द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकेगी। भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रथा की समाप्ति के बाद में 9वीं अनुसूची में एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु जो शामिल की गई थी वो ये था कि जिन वस्तुओं को या जिन विषयों को 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया जाएगा उनके ऊपर न्यायिक समीक्षा नहीं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कोएल्हो वर्सेज तमिलनाडु सरकार, एक विवाद हुआ था, उसमें ये डिसीजन दिया था कि क्या डिसीजन दिया था दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2007 में कि अगर 9वीं अनुसूची में कोई विषय 24 अप्रैल 1973 के बाद में जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया है, 24 अप्रैल 1973 के बाद में अगर कोई विषय 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। और न्यायिक समीक्षा के साथ में यदि यह पाया जाता है कि वह विषय वस्तु संविधान के मूल ढांचे का अतिक्रमण करती है तो उस विषय को रद्द किया जाएगा या अवैध घोषित किया जाएगा। ये बात होगी दोस्तों 9वीं अनुसूची की। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें दल बदल पर रोक लगाई गई थी। दल बदल अधिनियम कौन सी अनुसूची से संबंधित है, 10वीं अनुसूची से। फिर 10वीं अनुसूची में दल बदल पर रोक लगा दी गई, लेकिन 91वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से इसमें परिवर्तन किया गया तथा यह कहा गया कि अगर संपूर्ण दल बदल होता है तो उसको मान्यता दी जाएगी। ये बात होगी 10वीं अनुसूची की। अब हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। इसको लागू कब किया गया था, 73वां संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची को लागू किया गया था और इसमें 29 विषय ऐसे हैं जिनमें पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां प्रदान की गई है, उनके ऊपर वो कानून बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। 12वीं अनुसूची नगरीय शासन से संबंधित है, जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम है और इसको लागू कब किया गया था 12वीं अनुसूची को, 74वां संविधान संशोधन 1992 को लागू किया गया था और 12वीं अनुसूची में 18 विषय प्रदान किए गए हैं जिन पर नगरीय शासन के द्वारा कानून नियम बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें।